हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। इससे पहले हमने 11th एनसीईआरटी में प्लांट फिजियोलॉजी तक हर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके आप सभी ने सभी सेशंस देखे होंगे एंड नाउ आई एम श्योर कि आप लोगों को क्वेश्चंस करने के बाद किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हर एक कॉन्सेप्ट पे कैसे पकड़ बनाई जाती है, सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। ओके तो अब हम 11th एनसीईआरटी में सबसे लास्ट यूनिट पर आ गए हैं बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर आपने इस यूनिट को अच्छे से पढ़ रखा है, आपको हर एक चैप्टर क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं, तो आपको मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आने वाला है। बट अगर आपने अभी तक ह्यूमन फिजियो को पढ़ा ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप सोच रहे हैं कि सीधा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, देन यू आर रॉन्ग। पहले आपको लेक्चर देखने हैं। अगर आप मेरी ही सीरीज फॉलो करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन के नाम से इसी चैनल पर सभी चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप जैसे आज हम ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे तो आप पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर्स देखें और फिर यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, लिंक जो है लेक्चर्स का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके तो चलिए बच्चों, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को एनसीईआरटी में देखें तो ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी में ये वाली यूनिट के सभी चैप्टर्स लगभग सेम है। एक तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर डिलीट हो गया, यू नो, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इजी भी लगता है आपको, स्कोरिंग भी बहुत होता है, बट अब वो सिलेबस से हट चुका है, एनसीईआरटी से भी हट चुका है, तो आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। एंड उसके अलावा बाकी जो 6 चैप्टर्स बचे वो सभी सेम है, सिर्फ नर्वस सिस्टम में जो आपका आई एंड ईयर वाला पार्ट था वो अब डिलीट हो गया, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। अदरवाइज आप ह्यूमन फिजियो को चाहे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़े चाहे न्यू एनसीईआरटी से पढ़े, इट इज सेम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा, ह्यूमन फिजियोलॉजी ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल यूनिट है बच्चों। प्लांट फिजियो में भी हमने इस चीज को फॉलो किया था, मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया था, बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन फिजियो में तो और भी आपको, अच्छा यहाँ पर आपको थोड़ा डेप्थ में भी जाना पड़े ना, अगर जो मैंने एनसीईआरटी सीरीज में लेक्चर्स अपलोड किए हैं वहां पे जहां भी जरूरत लगी है वहां मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी भी गई हूं, मैंने आपको चीजें समझाई है, क्योंकि ह्यूमन फिजियो को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा कभी कभार आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ता है। हालांकि वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट टॉपिक पे पकड़ बनाने के लिए ये चीज जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वी हैव टू मैच। ओके इस यूनिट के साथ आप थोड़ा थोड़ा एनिमल किंगडम भी रिवाइज कर सकते हैं ना, क्योंकि हर चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर में जो हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैं, जैसे अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो पूरे एनिमल किंगडम में किस तरह ये इवॉल्व हुआ है ये भी समझाया है। आपको पता है जो बहुत ही लोअर मोस्ट एनिमल्स हैं, पॉलीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, उनमें एज सच कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, वो सिंपली अपने स्किन के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि डिफ्यूजन करते हैं, है ना। इसको आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह सकते हैं। स्किन यानी आप बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी जहां पर स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन हो रहा है। एंड क्योंकि स्किन के थ्रू हो रहा है तो वहां पे स्किन का मॉइस्ट रहना जरूरी है। यू नो, जो भी लोअर मोस्ट एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, उनकी जो स्किन है वो हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है। अगर आप देखेंगे पूरे एनिमल किंगडम में तो सबसे पहले अगर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हुआ तो वो आर्थ्रोपोडा में डेवलप हुआ है बच्चों। उससे पहले सभी में स्किन के थ्रू ही गैसियस डिफ्यूजन हो रहा है अप टू एनेलिडा, अर्थवॉर्म तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैच करना है। अर्थवॉर्म को किससे मैच करें, देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि अर्थवॉर्म तक जितने भी एनिमल्स हैं सब अपने मॉइस्ट स्किन को यूज करके रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तो हम इसको इससे मैच कर दें। ह्यूमंस में आपको पता है लंग्स यूज होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, यानी वी हैव पल्मोनरी। प्रॉन्स में, प्रॉन आर्थ्रोपोडा में आता है, आर्थ्रोपोडा में देयर इज वेराइटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोडा हैं, प्रॉन, क्रस्टेशियन जिनको आप कहते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था ग्रीन ग्लैंड्स, वहां पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फिशेस में पानी में रहती है उनकी गिल्स है, तो प्रॉन जो भी क्रस्टेशियन, क्रैब है, लॉबस्टर है, प्रॉन है, पानी में रहेंगे उनके पास गिल्स है। इनके जो गिल्स हैं वो बुक के पेजेस जैसी दिखती है उनकी सरफेस, इसलिए उनको बुक गिल्स भी कह देते हैं। तो गिल्स के लिए आप सबको पता है ब्रैंकियल वर्ड यूज होता है, तो प्रॉन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन से मैच कर ले। दिस इज नॉट ब्रोंकियल, दिस इज ब्रैंकियल। ब्रोंकाई तो हमारे में होता है, ब्रैंकियल ए डिफरेंस है। ब्रैंकियल वर्ड का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता है आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, जब भी गिल्स यूज हो रहे हैं रेस्पिरेशन में तो आप उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। जैसे फिशेस में भी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, एम्फीबियंस के लार्वा यानी टेडपोल में भी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है। ठीक है,
और अगर आर्थ्रोपोडा लैंड पर रह रहे हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं, है ना, तो फिर आप वहां पे क्या पढ़ते हैं, वहां पर आप पूरा ट्रैकियल सिस्टम पढ़ते हैं। आपने पढ़ा है कॉकरोच में, हमने रिवाइज किया था रेस्पिरेशन में ट्रेकी होती हैं, टैक्योल्स होती हैं, फिर वो डायरेक्टली सेल्स के साथ गैसियस एक्सचेंज करती हैं, ब्लड का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो इंसेक्ट्स में कौन सा रेस्पिरेशन आपको मिलेगा, ट्रैकियल, स्पाइरेकल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, ध्यान है। अब दिमाग में आना चाहिए आपके ना, अगर आपने पुराने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, तो अब चीजें कोरिलेट होनी चाहिए। दिस इज द इंडिकेशन कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बिल्कुल ही साफ हो चुका है पहले क्या पढ़ा था, इसका मतलब आप प्रॉपर्ली रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बायोलॉजी को आप कितना भी कॉन्सेप्चुअली समझ ले, इट इज द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो आपको चीजें टाइम टू टाइम रिवाइज करनी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है। सो इंसेक्ट्स में सिंपली ट्रैकियल रेस्पिरेशन हो जाएगा। और जो अभी मैंने ग्रीन ग्लैंड्स बोला था वो कहां पर आता है बच्चों, ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो एक्चुअली में, ग्रीन ग्लैंड्स को हम एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो एंटीनी के पास होती हैं और नो डाउट वो प्रॉन में ही होती हैं, बट एक्चुअली वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ना। कभी कभार ऐसे चीजें मिक्स भी हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें दिमाग में आ गया तो हम उसको छोड़ दें कि होगा कहीं पर। आपको बस सोचो कि हमने ऐसा कहाँ पढ़ा था। तो ग्रीन ग्लैंड्स एक्चुअली प्रॉन्स में ही होती हैं, बट दे आर यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन, नॉट फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, तो इसको हम मैच कर लें, ए को फोर्थ से बी को फर्स्ट, ए फोर्थ बी फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में है, सी सेकेंड डी थर्ड, ठीक है, ऑप्शन सी, डन। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज करेक्टली मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। ये जो एक छोटा सा पार्ट है ये तो हमने कवर कर ही लिया है। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो सबने ये डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया है, सबको आता भी है किस किस चीज का क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, ओके। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या करता है, अच्छा किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में, बहुत सिंपल है। जो हमारा ट्रैकिया है, जो हमारा विंड पाइप है, वो सबसे पहले 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट लंग के लिए एक एक ब्रांच आती है। तो ये जो इनिशियल ब्रांच है इसको बोलते हैं बच्चों ब्रोंकाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है, आप इसको प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये दोबारा आपको दिख रहा है ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, तो जब इसकी ब्रांचेस बनेंगी तो आप उसे कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से दोबारा आपको ब्रांचेस दिखेंगी, वो होगा टर्शियरी ब्रोंकाई। तो आपको रेस्पिरेटरी ट्री पूरा आना चाहिए। सबसे पहले ट्रैकिया की ब्रांच है प्राइमरी ब्रोंकाई, ये हमेशा 2 होंगी, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई। अब टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर डायमीटर थोड़ा सा बहुत कंपैरेटिवली कम हो जाता है। वैसे तो हर बार ही डायमीटर कम हो रहा है, बट यहाँ पे अच्छा खासा एक डिफरेंस दिखाई देता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल में भी 2 हैं, एक है इनिशियल ब्रोंकियोल, और उनसे और थिन डायामीटर जब होगा तो आएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकियोल की 2 ब्रांचेस हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि टर्मिनल ब्रोंकियोल दोबारा से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में डिवाइड होते हैं। रेस्पिरेटरी वर्ड इसलिए आता है क्योंकि यहां तक का जो पार्ट है ना ब्रोंकियोल का, वहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। एयर तो अंदर है इस पूरी पाइपलाइन में, बट इनकी जो वॉल है वो इतनी मोटी है कि गैसेस का डिफ्यूजन नहीं हो सकता। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक तो देयर इज नो गैसियस डिफ्यूजन, बट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो बिल्कुल लास्ट वाली ब्रांच है वो इतनी थिन है कि वहां से गैसियस डिफ्यूजन यानी रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल फाइनली एल्वियोलर डक्ट बनाकर एल्वियोलाई बना देती है। मैंने विद डायग्राम अच्छे से लेक्चर में तुम्हें समझा रखा है, ठीक है। जिसको नहीं पता वहां पर जाकर देख लेना। तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्री है, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। ट्रैकिया से स्टार्ट होकर ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्री है, ओके। ये सारी ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक अगर आप देखेंगे ना, टर्मिनल नहीं लेना आपको, इनिशियल ब्रोंकियोल तक देखेंगे तो पूरे रेस्पिरेटरी ट्री पर सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। सी शेप की क्या होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। और सी शेप है मतलब कैसे कि अगर ये हमारा ट्रैकिया है तो वेंट्रली सामने से तो आपको दिखेंगी ये रिंग्स, पीछे नहीं दिखेंगी क्योंकि ये सी शेप है, यानी ये इनकम्प्लीट रिंग्स है, कंप्लीट नहीं होती है। तो कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग या सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। एंड यू नो ये क्या करती है, जब हम
ब्रीद इन करते हैं यानी इंस्पिरेशन इनहेल करते हैं एयर को, तो एक नेगेटिव सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, हम एयर को अंदर खींच रहे हैं, तो उस दौरान हो सकता है हमारा ट्रैकिया या इनमें से कोई भी ब्रांच कोलैप्स कर जाए। तो ये कोलैप्स ना करे, इसको पकड़ के रखने का काम करती हैं ये सी शेप रिंग्स, ठीक है। और यहाँ पर डायमीटर इतना कम हो चुका होता है कि इन रिंग्स की जरूरत नहीं होती, इसलिए टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल या एल्वियोलर डक्ट में दीज रिंग्स आर एब्सेंट, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, इस पे किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इनकम्प्लीट रिंग कहाँ तक होती है? अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। ब्रोंकाई के लिए कह रहा है टू ब्रांचेस हैं ट्रैकिया की दैट ब्रिंग्स एयर इनटू द लंग्स, ठीक है, लंग्स के अंदर भी एयर लाती हैं, बाहर भी ले जाती हैं, बट इसमें मुझे कुछ गलत जैसा नहीं लग रहा। ट्रैकिया के लिए कहा है स्मॉल फ्लैप दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग। ये तो किसकी बात हो रही है? एपिग्लॉटिस की। एपिग्लॉटिस पता है ना आपको, जो हमारा विंड पाइप है ट्रैकिया, उसका सबसे ऊपर, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर लैरिंग्स होता है क्या? ये देखो, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर ये आपको दिख रहा है लैरिंग्स, हमारा वॉइस बॉक्स जिससे हमारी आवाज निकलती है, क्योंकि अंदर इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो इस ट्रैकिया, ये जो लैरिंग्स है बच्चों, ये लैरिंग्स कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, उसमें अलग अलग कार्टिलेज होती है, एक बड़ी सी थायराइड कार्टिलेज होती है ना। ऊपर की तरफ इसकी जो ओपनिंग है, लैरिंग्स भी एक डब्बे की तरह, एक बॉक्स की तरह है, तो ऊपर एयर आने के लिए खुला है ना यहाँ से, तो यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, और इस ओपनिंग पर एक फ्लैप होता है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिस यूजुअली खुला रहता है, हम सांस लेते रहते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपको मैंने समझाया था कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो विंड पाइप है वो ऐसे वेंट्रली, और उसके जस्ट पीछे हमारा फूड पाइप है। तो यहाँ मुंह से खाने को इधर पीछे जाना है, तो खाना इस विंड पाइप में भी तो गिर सकता है, तो विंड पाइप में खाना ना गिरे इसके लिए जब हम फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या करता है, ये ग्लॉटिस यानी लैरिंग्स की ओपनिंग को कवर कर देता है, जिससे फूड पाइप में, सॉरी, जिससे विंड पाइप यानी ट्रैकिया में फूड पार्टिकल्स ना जाएं। आप फील करके देखो, आप कुछ भी स्वेलो करो अपने मुंह में, अपनी सलाइवा ही स्वेलो करके देखो, जब आप स्वेलो कर रहे हो उस पल के लिए, उन सेकेंड्स के लिए आप ब्रीथ नहीं करोगे, करके देखो। आप स्वेलो करो, स्वेलो करने के दौरान एग्जैक्टली आपकी सांस उस समय रुक गई है, क्यों? क्योंकि आपका जो एपिग्लॉटिस है उसने आपके ट्रैकिया को क्या कर दिया है, ट्रैकिया के ऊपर क्या है, लैरिंग्स, लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस का ढक्कन क्या है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एपिग्लॉटिस किसको कवर करता है? एपिग्लॉटिस खुद भी एक कार्टिलेज ही है, लैरिंग्स पूरा कार्टिलेज का बना है, अलग अलग कार्टिलेजेस होती हैं, उनमें से एपिग्लॉटिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। तो ये तो गलत हो गया। देन डायफ्राम क्या है? डायफ्राम आपको पता है लंग्स के नीचे डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ मसल, क्योंकि लंग्स खुद तो मस्कुलर है नहीं, तो खुद तो वो अपना वॉल्यूम कम ज्यादा कर नहीं सकते, तो नेचर ने चारों तरफ लंग्स की बाउंड्री, लंग्स की कवरिंग क्या है, प्लूरा, उस प्लूरा को मसल से चिपका के बनाया हुआ है। नीचे की तरफ लंग्स से डायाफ्राम चिपका हुआ है, अगर डायाफ्राम नीचे जाएगा तो लंग्स का बॉर्डर भी खींचेगा, डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी छोटा होगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही जो लंग्स के चारों तरफ है प्लूरा, वहां पर रिब्स तो है ही प्रोटेक्शन के लिए, और रिब्स के बीच बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, तो इंटरकॉस्टल मसल्स भी ना लंग्स की प्लूरा से एकदम चिपकी हुई हैं, अगर मसल्स बाहर जाएंगी तो लंग्स को भी खींचेंगी यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मसल्स अंदर आएंगी तो वॉल्यूम कम होगा, है ना, हमने ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में पढ़ा है। तो इसका मतलब डायफ्राम क्या है, इट इज अ डोम शेप मसल दैट पुशेस ऑन द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब बताओ, तुम्हें याद है ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या था, कि अगर ये मैंने आपको बता रखा है कि दिस इज अ नॉर्मल पोजीशन ऑफ डायफ्राम, ये नॉर्मल पोजीशन है डायफ्राम की। अगर हम ब्रीद इन करना चाहते हैं, अगर हम सांस लेना चाहते हैं, तो बट ऑब्वियस लंग्स फूल जाएं, तो लंग्स को फैलाने के लिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ऊपर जाना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो लंग्स को खींचेगा, जिससे हम ब्रीद इन कर सकें। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा जब हम ब्रीद आउट करेंगे। ये कह रहा है कि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो डोम शेप मसल, डायफ्राम डोम शेप मसल है दैट पुशेस ऑन द लंग्स। तो बताओ, जब हमने इंस्पिरेशन किया डायफ्राम नीचे गया, उसने लंग्स को खींचा, और जब हमने एक्सहेल किया तो डायफ्राम पुशेस ऑन द लंग्स, वो लंग्स की तरफ, लंग्स को वापस धक्का देगा ऊपर की तरफ, जिससे लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाए एंड विल ब्रीद आउट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है, बट ये सही है ऑप्शन, ठीक है। पुशेस ऑन द लंग्स, अगर ये कहता पुल द लंग डाउनवर्ड तो वो इंस्पिरेशन होता, ठीक है। एल्वियोलाई क्या है बच्चों? पेयर ऑफ ऑर्गन्स, नहीं भाई, एल्वियोलाई पेयर थोड़ी ना है, लंग्स पेयर ऑफ ऑर्गन है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं, बट ये पेयर ऑफ ऑर्गन नहीं है दैट इन्फ्लेट एज यू इनहेल, नहीं, ये लंग्स की बात हो रही है, बट तो ये गलत मैच है। तो यहाँ पे दो मैच सही हैं, ए एंड सी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। देन
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रैकिया डिवाइड सेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी बुक में कि जब ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है तो कहां पर डिवाइड होता है बच्चों, क्लियरली आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, आप अंडरलाइन कर दो। ये रहा, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी, और कहां पर डिवाइड होती है, हमेशा ध्यान रखो T5 पर, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, T5 पर ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है। वैसे हमारे पास 12 थोरैसिक वर्टिब्री है, 12 का आधा 6 होता है, बट 6 की जगह 5 पे ही आपको ट्रैकिया डिवाइड कर देनी है, ठीक है। तो T5 पर ये डिवाइड करती है, आया हुआ है क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिमेंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस में फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि सेकेंडरी में डिवाइड होती है कि प्राइमरी में, बट ऑब्वियस पहले प्राइमरी में डिवाइड होती है, तो ऑप्शन सी। कई बार हम नीट में गलती करते हैं ना कि जल्दीबाजी में हमने देखा नहीं, बस फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री देखकर आगे बढ़ गए, फिर घर पे आके जब चेक किया आंसर गलत क्यों है, तब पता चला हमने पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा था। तो चाहे हम कितना भी कॉन्फिडेंट हैं क्वेश्चन के आंसर के लिए, एक बार हमारी ड्यूटी बनती है जो भी ऑप्शन हम टिक कर रहे हैं उसको पूरा पढ़ ले, ठीक है, क्योंकि स्पीड के साथ नीट में यू हैव टू टेक केयर ऑफ एक्यूरेसी, यू नो दैट, है ना। बायो में तो स्पेशली इसी का तो गेम है, वरना बायो तो इतना इजी है ना कंपैरेटिवली कि कोई भी लिया है फिर 360 आउट ऑफ 360, तो वही ट्रिक्स डालकर क्वेश्चंस में चेक किया जाता है कि कौन बच्चा कितना अटेंटिव होके पेपर अटेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस रिंग्स इन रेस्पिरेटरी पैसेज आर प्रेजेंट इन, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, कहां तक मिलेंगी आपको, ट्रैकिया में मिलेंगी, तीनों ब्रोंकाई में मिलेंगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड इनिशियल ब्रोंकियल्स में मिलेगी, तो सीधा सीधा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैच द कॉलम। नोज का काम क्या है, यू ऑल नो, नोज क्या करती है, नोज से कॉमन पैसेज फॉर प्रिवेंट द फूड, ट्रैप बैक्टीरिया एज वेल एज डस्ट। वैसे तो नॉस्ट्रल और फिर ये जो हमारा नेजल पैसेज है उसको नोज का है इन्होंने, दिस इज नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी एयर के लिए एंट्री एग्जिट है, बट साथ साथ में आपको पता है हमारी पूरी नेजल कैविटी में सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, तो सीलिया क्या करते हैं, डस्ट और फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप भी करते रहते हैं, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ गया। एपिग्लॉटिस अभी अभी बताया मैंने तुमको, क्या करता है, लैरिंग्स के ओपनिंग यानी ग्लॉटिस को ढक देता है जिससे फूड उसमें ना जाए, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। फेरिंग्स, फेरिंग्स याद है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हो, रेस्पिरेटरी में भी पढ़ते हो, जो कॉमन पैसेज है एयर और फूड के लिए, दैट इज फेरिंग्स, तो ये रहा ऑप्शन फोर्थ। एंड लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है, ठीक है। तो ए को थर्ड से मैच करना है, बी को फर्स्ट से मैच करना है, ए थर्ड बी फर्स्ट, ये रहा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर अरेंजमेंट। अच्छा, ये अभी किया हमने, ब्रोंकियल ट्री का अरेंजमेंट बताना है बच्चों, आपको बता दो। इसमें सबसे पहले हम कौन सी ब्रांच लें, प्राइमरी ब्रोंकाई ले लें, प्राइमरी ब्रोंकाई तो डी हो गया, फिर ई हो जाएगा, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी ब्रोंकाई ले लो, सी हो जाएगा, ठीक है। ये सही है क्या, डी सी, वैसे तो यहीं पर हमें आंसर मिल गया, बट फिर भी हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। फिर ये कह रहा है एफ टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियल। अच्छा देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, एक्चुअली इन्होंने इसको टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियल लिख रखा है, मतलब ये एक्चुअली इनिशियल ब्रोंकियल्स की ही बात हो रही है, बट डोंट वरी, नीट में तुम्हें नहीं उलझाएंगे, सीधा सीधा इनिशियल ब्रोंकियल ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो फिर एफ ठीक है, फिर बट ऑब्वियस ए आ जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियल, और सबसे लास्ट में आ जाएंगी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। देखो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल पढ़ लिया तो अच्छा रहा ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में देखते हैं। थोरैसिक चैम्बर which contain lungs is anatomically an airtight chamber। बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, अभी अभी बताया मैंने तुमको, क्योंकि लंग्स खुद अपना वॉल्यूम एक्सपांड या कम ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए लंग्स को चारों तरफ से घेरता हुआ नेचर ने एक थोरैसिक चैम्बर बनाया है, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है, चारों तरफ से एकदम कंप्लीटली पैक है। नीचे की तरफ डायाफ्राम है, पीछे की तरफ बैकबोन है, सामने स्टर्नम है, बैकबोन और स्टर्नम को कनेक्ट करती हुई रिब्स हैं, रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, तो पूरा एयर टाइट चैम्बर है जो लंग्स को कवर करके रखता है। इसीलिए मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में, आपने सुन भी रखा होगा, अगर कभी किसी के एक्सीडेंट में ये एयर टाइट चैम्बर यानी थोरैसिक कैविटी पंक्चर हो जाए, कोई भी एकदम मतलब कोई मान लो किसी को स्टैब कर दिया और पेट की जगह सीधा थोरैसिक कैविटी में कर दिया, या एक्सीडेंट में कोई चीज घुस गई और ये जो हमारा थोरैसिक चैम्बर है अगर ये पंक्चर हो गया तो फिर पर्सन ब्रीथ नहीं कर सकता, उसका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो अफेक्ट हो जाता है, उसको सांस नहीं आती। अब या तो से जब तक वो ट्रीट नहीं हो जाता मतलब
जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू उसको ब्रीथ करवाओ, नहीं तो पर्सन विल डाई इमीडिएटली। ठीक है, सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एयर टाइट चैम्बर। क्लियर? किस किस से बना है? इसी एयर टाइट चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर को रिब केज भी कहते हैं, लिख लेना। दिस इज सेम, रिब केज भी यही है। तो यहाँ पे तुमसे पूछा है कि ये एक एयर टाइट चैम्बर है क्या? यस, बिल्कुल है। सो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डज नॉट अफेक्ट द पल्मोनरी कैविटी। गलत। अगर थोरेसिक चैम्बर में कोई भी चेंज हुआ, अगर मसल्स बाहर की तरफ जा रही हैं तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मसल्स वापस नॉर्मलाइज हो रही हैं तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी पल्मोनरी वॉल्यूम इज डायरेक्टली अफेक्टेड विद द चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे सही है, सेकेंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच गिव्स करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कवरिंग्स ऑफ थोरेसिक केज। अच्छा, यही पूछा है तुमसे यहाँ पर। ठीक है, बताओ डॉर्सली, सबसे पीछे की तरफ देख लो क्या है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम है, तो वैसे तो इसी से हमको करेक्ट आंसर मिल गया। पोस्टीरियर सरफेस पर अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। एंटीरियर पोस्टीरियर नॉर्मली हम कहते हैं एंटीरियर यानी आगे, पोस्टीरियर यानी पीछे, बट ह्यूमन एनाटॉमी में, ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी में सामने को वेंट्रल बोलते हैं, पीछे वाले पार्ट को डॉर्सल बोलते हैं। तो फिर एंटीरियर पोस्टीरियर किसके लिए यूज होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर यूज होता है, जैसे हम सुपीरियर इंफीरियर बोलते हैं ना, उस रेफरेंस में एंटीरियर पोस्टीरियर यूज होता है। एंटीरियर हुआ ऊपर वाला पार्ट, पोस्टीरियर हुआ नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो एंटीरियर पे हमारे क्लैविकल बोन्स भी हैं, यहाँ पर नेक है, ये थोरेसिक चैम्बर की ऊपर वाली बाउंड्रीज हैं, और पोस्टीरियर नीचे की तरफ क्या है? डायफ्राम है। और अगर लैटरली पूछ लेते तो लैटरली क्या है? रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, और वेंट्रली सबसे सामने की तरफ क्या है? स्टर्नम बोन है। ठीक है, बट इन्होंने तीन ही बाउंड्रीज पूछी हैं, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर में कंफ्यूज मत हो ना। जैसे अगर ये बोन है तो ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। ठीक है, ये वेंट्रल, पीछे डॉर्सल, इस तरह से यूज होती है टर्म्स। मीडियल, लेटरल, ये मीडियल, ये लैटरल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पर। ये तो हमने पूरा इसके, अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में एक चीज और है, मुझे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं मिला, यही देख लो कि हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नोज यानी नॉस्ट्रल से लेकर जो ब्रोंकियोल्स तक का पार्ट था ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, जहां तक कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, उसको कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि उस पाथवे के दौरान सिर्फ एयर का कंडक्शन हो रहा है। और जहां से गैसियस एक्सचेंज शुरू हो रहा है, यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, तुम्हारी बुक में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है नहीं, यानी मेजरली एल्वियोलाई वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। तो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है कंडक्टिंग पार्ट, एक तो है कंडक्टिंग पार्ट, कहाँ लिख रहा है? ये रहा कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, और दूसरा है रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट में लिखा है एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट, साथ में आप ऐड कर सकते हो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और बाकी कहाँ तक? नॉस्ट्रल से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक पूरा आपका कंडक्टिंग पार्ट है। तो अगर आपसे पूछें कि भाई रेस्पिरेटरी पार्ट का फंक्शन क्या है, तो एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन तो गैसियस डिफ्यूजन है, तो फिर कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? तो हमें लगेगा यस कंडक्शन है, बट कंडक्शन के अलावा ये और भी तो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। जो भी बाहर से एयर आ रही है उसमें जितनी भी डस्ट है, फॉरेन पार्टिकल्स है, उनकी क्लियरिंग कौन कर रहा है? पूरे में सीलिया लगे हुए हैं, सीलिया उनको ट्रैप कर रहे हैं, तो ये उसको क्लीन कर रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब जो एयर बाहर से आती है ना बच्चों, यूजुअली वो ड्राई एयर होती थी, ड्राई एयर सीधा एल्वियोलाई में नहीं जानी चाहिए, तो एयर में ना वाटर वेपर्स ऐड कर दी जाती है, उसको मॉइस्ट कर दिया जाता है, ह्यूमिडिफाई कर दिया जाता है। ये ह्यूमिडिफिकेशन भी इसी कंडक्टिंग पार्ट का काम है। इसके अलावा जो भी एयर हमारी बॉडी में आ रही है, कभी गर्म है कभी ठंडी है, क्योंकि बाहर तो मौसम बदलता रहता है, तो अचानक से कभी ठंडी एयर चली गई, कभी गर्म एयर चली गई, तो फिर हमारे लंग्स को डैमेज हो सकता है, एल्वियोलाई को डैमेज हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि एयर के टेम्परेचर को बॉडी के अकॉर्डिंग लाना, तो इसीलिए नेचर ने इतना लंबा पाथवे बनाया, वरना हो सकता है यहीं पर फटाफट एल्वियोलाई बना देते और फटाफट एयर पहुंच जाती। इस पूरे पाथवे के दौरान एयर का टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इस कंडक्टिंग पार्ट के ही फंक्शन है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है नीट में। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा कौन सा वाला पार्ट? दिस इज द स्ट्रक्चरल पार्ट, जिसमें कि प्लूरा मैंने आपको बता ही दिया। प्लूरा क्या होता है? प्लूरा में भी दो लेयर होती है, बाहर वाली पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली विसरल प्लूरा, और दोनों के बीच में जो गैप होता है उस गैप में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं बच्चों?
प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, जब हमारे लंग्स एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस दौरान फ्रिक्शन होता है दोनों प्लूरा के बीच में, तो प्लूरल फ्लूइड उस फ्रिक्शन को कम करता है। प्लस कोई भी शॉक वगैरह अगर एकदम से आता है तो कोई भी, हम हमेशा याद रखो, हमारी बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे हार्ट में नेचर ने पेरिकार्डियल फ्लूइड बनाया है, ब्रेन में CSF बनाया है, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड बनाया है, क्योंकि फ्लूइड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। छोटे मोटे जो हल्के फुल्के मैकेनिकल फोर्सेस हैं वो सीधा हमारे ऑर्गन को डैमेज ना करें, तो उनको प्रोटेक्ट करता है, उन शॉक के लिए एक एब्जॉर्बर, एक कुशन का काम करता है ये फ्लूइड, ठीक है। डन, तो मैंने हर एक पॉइंट आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया है। अब हम आते हैं मेन मैकेनिज्म वाले पार्ट पर। जब मैंने आपको प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ाया था तब कहा था कि चैप्टर का नाम था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बट वहां पर जो मैकेनिज्म आप पढ़ रहे हो सेम टू सेम वही मैकेनिज्म हमारे में भी होता है। जब हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो हम, और फूड पहुंच जाएगा, तो हमारी भी सेल्स में फूड का ब्रेकडाउन बिल्कुल वैसे होगा जैसे प्लांट ने किया था। वही सेम ग्लाइकोलाइसिस होगा, वही सेम क्रैब साइकिल होगा, वही सेम ETS होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो वो जो हमारा पाथवे है ना, दैट इज द फिफ्थ पार्ट, जिसको आप बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये सब हम क्यों कर रहे हैं अल्टीमेटली, क्यों पूरे दिन गैसीय एयर को अंदर लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं, खाना खाते हैं हम, क्योंकि खाने से फूड गया और सांस लेने से एयर अंदर गई, उस एयर में से ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाया गया। तो जब सेल्स को O2 प्लस फूड मिल जाएगा तो सेल में क्या होगा बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इट इज एग्जैक्टली सेम। क्या क्या होगा इसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसमें क्रैब साइकिल होगा, और इसमें सेम ETS होगा जैसा प्लांट्स में होगा, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं। प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल है, हमारे में भी यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। हमको इस चैप्टर में 4 ही स्टेप पढ़ने होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, कि भाई जो आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगी, तो वो पहुंची कैसे। ऐसा तो नहीं है कि नोज में फिल्टर लगा हुआ है, सीधा एयर से ऑक्सीजन ली और ले जाकर ब्लड ने सेल्स को दे दी, नहीं। एक पूरा पाथवे, एक पूरा मैकेनिज्म है। उसका पहला स्टेप है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी सांस लेना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, कुछ भी बोल दो। इसी का दूसरा नाम है पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जैसे किसी भी रूम में जहां पर भी खिड़की होती है, दरवाजा होता है, बोलते हैं ना बहुत अच्छा वेंटिलेटेड रूम है, क्योंकि फ्रेश एयर हमेशा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। तो हमारे भी लंग्स क्या हैं, बॉडी में वेंटिलेशन का काम करते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब लगातार फ्रेश एयर बार बार अंदर आती है, और जो बेकार एयर का मतलब CO2 रिच हो जाती है जो एयर, वो बाहर निकलती रहती है। तो ब्रीदिंग को ही क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसीलिए हमारे लंग्स का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा हमेशा ठंडक रहती है। जैसे होता है ना किसी भी रूम में खिड़की के पास, दरवाजे के पास ज्यादा ठंडक होती है, तो वैसे ही वैसे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यू नो, बट फिर भी हमारे लंग्स में जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी की बाकी सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा कूल डाउन रहेगा, क्योंकि यहाँ हमेशा वेंटिलेशन रहता है, ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। तो रेस्पिरेशन का एक स्टेप है ब्रीदिंग। ऐसा नहीं कि रेस्पिरेशन इज इक्वल टू ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन का एक स्टेप है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का पर्पज है कि पूरी की पूरी एटमॉस्फेरिक एयर हमारे एल्वियोलाई, लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंच जाए, और एल्वियोलाई में जो CO2 रिच एयर है वो बाहर निकल जाए। क्यों इस एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचाया गया, क्योंकि हमारा हर एल्वियोलाई चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज से घिरा हुआ है। अगर हमारे पास 1 पेयर लंग्स है, अगर एक तरफ के लंग में मिलियन ऑफ एल्वियोलाई हैं, तो हर एल्वियोलाई के चारों तरफ, मैंने बहुत अच्छे डायग्राम से सीरीज में पढ़ाया, तुमको बताया है, खूब सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, है ना। और एल्वियोलाई की वॉल बहुत थिन होती है, आप पढ़ चुके हो एनिमल टिश्यू में, किसकी बनी है याद करो, स्क्वैमस एपिथेलियम की। कैपिलरीज की वॉल भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो अब सोचो, इमेजिन करो कि एल्वियोलाई के अंदर क्या भरी हुई है, एल्वियोलाई, ये हमारा एल्वियोलाई है, सपोज यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ एयर भरी हुई है, और मैं कह रही हूँ तुम्हें कि एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, ठीक है। ऐसे नहीं है, ऐसे पूरे लिपटा हुआ है, समझने के लिए हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। इसकी वॉल भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है, इसकी वॉल भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है, ओके। दोनों के बीच में बहुत बहुत पतला गैप है, लेस देन अ मिलीमीटर, इतना पतला गैप है, ठीक है। बट वो गैप है क्योंकि एपिथेलियम के नीचे हमेशा बेसमेंट सब्सटेंस होता है, तो ये बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें। तो ये जब होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन, एयर अंदर आ गई, तो एयर में से अब जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ब्लड में आना है, और पूरी बॉडी से ब्लड CO2 कलेक्ट करके लाया है, उस CO2 को एल्वियोलाई में जाना है।
तुम सोचो हमारे दोनों लंग्स में अगर मिलियन ऑफ एल्वियोलाई हैं, हर एल्वियोलाई के चारों तरफ कैपिलरीज हैं, हर कैपिलरी में ये चल रहा है, यानी O2 ब्लड में आ रही है और CO2 एल्वियोलाई में जा रही है ना। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस, कहाँ हो रहा है ये, अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब इसमें तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया क्या कि मैम O2 इधर और CO2 इधर ही क्यों जा रही है, वाइस वर्सा भी तो हो सकता है कि O2 तो यहाँ चली जाए और CO2 यहाँ आ जाए। तो ये आपको पता है, जिसने चैप्टर पढ़ रखा है मेरे साथ उसको पता होगा, इट डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो ब्लड एल्वियोलाई की तरफ आता है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोरिलेट करो, हार्ट जो है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, सिर्फ लंग्स अकेले ऐसे ऑर्गन है जिनको हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, क्योंकि लंग्स तो खुद ही ऑक्सीजन की फैक्ट्री है एक तरह से, फैक्ट्री मतलब लंग्स के पास तो ऑलरेडी इतनी सारी ऑक्सीजन है। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स को इस तरह से सेट किया गया है कि हार्ट से लंग्स की तरफ स्पेशल ब्लड वेसल्स जाती है, और वो कैसा ब्लड लेके जाती हैं बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड। पूरी बॉडी में हार्ट कैसा ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड, बट अकेले लंग्स ऐसे ऑर्गन हैं जिनको हार्ट से कैसा ब्लड मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स की तरफ जाता है और कैपिलरीज में से गुजरता है तो उसमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, CO2 की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसमें O2 है ही नहीं, कोई भी ब्लड कभी भी किसी भी गैस से ऐसा नहीं होता कि एक गैस है दूसरी नहीं है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, दोनों ब्लड में O2 भी होती है CO2 भी होती है, ज्यादा कम का फर्क होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड है उसमें CO2 ज्यादा है, बट ऑब्वियस तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये एल्वियोलाई में चला जाएगा। एल्वियोलाई में बार बार फ्रेश एयर आ रही है, तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक एयर में O2 ज्यादा है, CO2 तो 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है, तो उसमें O2 ज्यादा है तो ऑटोमेटिक O2 इसमें आएगी, है ना। इसमें भी कोई डिमार्केशन नहीं है कि यहाँ तक CO2 और यहाँ तक O2। जब ब्लड एल्वियोलाई से गुजर रहा होता है, कैपिलरीज, एल्वियोलाई के अंदर नहीं जाता कभी भी ब्लड, एल्वियोलाई के अंदर तो एयर भरी होती है, एल्वियोलाई आर एयर बैग्स। ऐसा तो नहीं सोचता कोई बच्चा कि ब्लड सप्लाई एल्वियोलाई में हो रही है इसका मतलब एल्वियोलाई के अंदर जाके ब्लड भर गया, नहीं। एल्वियोलाई इज अ हॉलो बॉल जो पाइप से जुड़ा हुआ है, पाइप से लगातार एयर आ रही है जा रही है। एल्वियोलाई में क्या भरी हुई है, एयर। एल्वियोलाई को चारों तरफ से बहुत थिन कैपिलरीज ने घेरा हुआ है, उन कैपिलरीज से ब्लड पास होगा। ठीक है, तो जब ये ब्लड उन कैपिलरीज से घूमेगा उस दौरान CO2 एल्वियोलाई में चली जाएगी और O2 ब्लड में आ जाएगी। कितना जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया है नेचर ने। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट ओनली ब्रीदिंग, डिफ्यूजन भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। अब क्योंकि ब्लड ने O2 ले ली तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इस O2 की जरूरत किसको है, अभी तो बॉडी की हर सेल तक पहुंचाना है। लंग्स तो एक ही जगह बैठे हुए हैं थोरैसिक कैविटी में, बॉडी में तो कितनी सारी सेल है, हेड से लेकर टो तक सबको O2 चाहिए ना। तो इस ब्लड की जिम्मेदारी है कि इस O2 को पकड़ के लेके जाए, और जब जब पहले तो हार्ट में जाएगा, दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यू नो हार्ट में जाता है, और फिर हार्ट इसे पंप करता है बॉडी की तरफ। तो जैसे जैसे ये बॉडी की सेल्स के पास जाता है, अगेन सेल्स में ब्लड के जाने का मतलब कभी भी ऐसा मत समझ लेना कि सेल्स के अंदर ब्लड चला जाता है। सेल तो सेल है, वो तो साइटोप्लाज्म से भरी हुई है, सेल के चारों तरफ से कैपिलरीज गुजर रही है। तो जब ब्लड अपनी कैपिलरीज से गुजरता है तो क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड है, अभी अभी ऑक्सीजन लेकर आया है, सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी है, तो अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर एक सेल बना दूं, दिस इज अ सेल, न्यूक्लियस है ये, और ये रही ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो जो ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड है, तो अब O2 तो जाएगी सेल में, क्योंकि सेल के पास अगर पहले से ऑक्सीजन थी तो वो उसने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में यूज कर ली, और सेल के अंदर लगातार CO2 प्रोड्यूस होती है इस मैकेनिज्म से, वो CO2 ब्लड में आ जाएगी। तो अब ब्लड वापस से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो कैसा हो गया बच्चों, वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी फिर से गैसियस डिफ्यूजन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था और लंग्स से जब निकला तो कैसा होके निकला, ऑक्सीजनेटेड होके निकला, अगर एल्वियोलाई से गुजर रहा है तो। बट अगर सेल्स से गुजर रहा है तो ऑक्सीजनेटेड होकर आया, डीऑक्सीजनेटेड होकर गुजरा, यानी दो जगह हमारी बॉडी में लगातार डिफ्यूजन ऑफ गैसेस चल रहा है, एक तो एल्वियोलाई के अक्रॉस और दूसरा कहाँ चल रहा है, अगेन डिफ्यूजन हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। टिश्यू यानी वही सेल्स, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू या ब्लड एंड सेल्स, कुछ भी कह सकते हो। ओके, और इन दोनों के बीच में जब ब्लड यहां से यहां आया तो O2 लेकर आया, जब यहां से यहां गया तो CO2 लेकर गया। और आपको पता है डायरेक्ट नहीं हो रहा, इनके बीच में हार्ट बैठा है, हमेशा ऑर्गन से पहले हार्ट में जाएगा,
हार्ट से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से ऑर्गन्स में आएगा, ठीक है। बट वट एवर हार्ट बीच में है तो भी जब भी ब्लड CO2 लेकर जाएगा या O2 लेकर आएगा तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके लिए भी स्पेशल मैकेनिज्म्स हैं। कैसे इंश्योर किया नेचर ने कि जो O2 ब्लड पकड़ के ला रहा है वो यहाँ सेल्स के पास आकर ही रिलीज हो धीरे धीरे। पता लगा बीच रास्ते में O2 निकल गई, गैस ही तो है, निकल के कहीं भाग गई, तो फिर सेल्स तक तो ऑक्सीजन पहुंची ही नहीं। तो सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि ब्लड क्या करे, O2 को पकड़ के रखे और तब रिलीज करे जब जरूरत है, यानी सेल्स के पास आकर रिलीज करे। तो कैसे नेचर ने इस मैकेनिज्म को बनाया वो आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पढ़ते हो कि जब O2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और जब यहाँ पर टूटता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने को सपोर्ट करते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें इसमें आपको अलग अलग जगह पढ़नी है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इज अगेन अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड फाइनली ये सब क्यों हुआ, जिससे सेल्स को O2 मिल जाए, एक तरफ से फूड मिल रहा है, तो फूड और ऑक्सीजन के मिलते ही सेल्स क्या स्टार्ट कर देंगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पहले से भी चल रहा था और CO2 बनेगी, फिर फाइनली वही इसी तरह से ये प्रोसेस पूरा टाइम, चाहे दिन हो रात हो, आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, उससे बॉडी को कोई मतलब नहीं है। ये सारा प्रोसेस आपकी बॉडी में चलता रहता है ना। जब हम सोते हैं तो क्या हमारी सारी ऑक्सीजन सारी एनर्जी डिमांड्स खत्म हो जाती हैं? नहीं। हम जब सोते हैं तब हमारी मसल्स, थोड़ा बहुत हमारा ब्रेन, पूरा तो नहीं क्योंकि ब्रेन सपने देखते हैं ना हम अलग अलग तरह के, तो सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो हमारी स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स कर रही होती हैं, बाकी सभी ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डन है क्या बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो रेस्पिरेशन के ये पांचों स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, इसी पर ये पूरे चैप्टर का बेस टिका हुआ है। अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो आपको ये चैप्टर आधा समझ में आ गया, बस आपको इसके अंदर की डिटेल्स पढ़नी होती हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको सिंपली सीक्वेंस में अरेंज करना है तो कर दो। सबसे पहले वेंटिलेशन हुआ, वेंटिलेशन के बाद डिफ्यूजन हुआ, पर डिफ्यूजन पहले कहाँ हुआ, एल्वियोलाई में, यानी दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट के बाद जब टिश्यूज तक सेल्स ऑक्सीजन पहुंच गई तो दोबारा डिफ्यूजन हुआ, और फाइनली यूटिलाइजेशन हुआ O2 का, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दिस इज द फिफ्थ स्टेप। अब अरेंज कर लो तुम, फोर्थ फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, ये रहा, ठीक है। डन, आगे बढ़े। नाउ विच सीक्वेंस इज करेक्ट टू इनिशिएट इंस्पिरेशन। अच्छा, तो ये पूरा हमने देख लिया मैकेनिज्म। अब वन बाय वन आपको इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हम करते जाते हैं, रिवाइज करते जाते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्टेप यानी ब्रीदिंग पर, जिसको आप कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके दो पार्ट्स हैं। अगर गैसेस अंदर ले रहे हैं तो इंस्पिरेशन, जिसे इनहेलेशन भी कहते हैं, और अगर बाहर निकाल रहे हैं तो एक्सपिरेशन, जिसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं। सेम बात है, ठीक है। देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है हमारे पास। और इसका पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन देखने से पहले इसका एक बार आइडिया दे दूं कि कैसे याद रखोगे कि कब गैसेस अंदर जाती हैं कब बाहर निकलती हैं। देखो यहाँ पर आपको सिंपली क्या ध्यान रखना होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारे लंग्स हैं वो थोरैसिक केज से घिरे हुए हैं, और थोरैसिक केज का मतलब नीचे की तरफ है डायाफ्राम और चारों तरफ है इंटरकॉस्टल मसल्स, जिनको शॉर्ट में हम बोलेंगे ICM, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं उनका वॉल्यूम हमें या तो बढ़ाना है या कम करना है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, बहुत बेसिक सा मैकेनिज्म है बच्चों कि अगर हम एयर को अंदर लेना चाहते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक एयर अंदर की तरफ आए, तो क्या होगा, एयर अंदर कब आएगी, जब अंदर का प्रेशर कम होगा। गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है ना। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो हम बार बार चेंज कर नहीं सकते, हम हमारे इंटरनल यानी हमारे लंग्स के प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। गैसेस का क्या रूल है, हाई से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो अगर हमें एयर अंदर लेनी है यानी इनहेल करना है तो अंदर प्रेशर कम होना चाहिए। अंदर प्रेशर कम कब होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। यानी इनहेल करने के लिए हमें लंग्स को फैलाना है। क्या करना है, लंग्स को फैलाना है, लंग्स का वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ाना है। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम क्या करें, ये हमारा डायाफ्राम है, नॉर्मल पोजीशन होती है डायाफ्राम की डोम शेप, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो डायाफ्राम को मैं और ऊपर भेजूं कि नीचे खींचूं, लंग्स को फैलाने के लिए डायाफ्राम को नीचे कर दें। तो ध्यान रखना, दिस इज अ रिलैक्स्ड पोजीशन ऑफ डायाफ्राम। आप अपने हाथ को रख के फील भी कर सकते हो। हम यूं नॉर्मली अपना हाथ रखते हैं तो दिस इज रिलैक्स पोजीशन, और नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा खींचो अपने हाथ को, दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन।
तो डू रिमेंबर, जब भी डायफ्राम नीचे जाएगा तो वो रिलैक्स नहीं है। कहीं हमें लगता है ये बिल्कुल उल्टा है, हमें लगेगा यार ये कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए और ये रिलैक्सेशन होना चाहिए, नहीं, दिस इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ डायफ्राम। नॉर्मली यानी वो रिलैक्स पड़ा हुआ है, मसल रिलैक्स है, और जब वो नीचे की तरफ जा रही है दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो कितनी अपोजिट बात है ना, एक तरफ हम कह रहे हैं कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि लंग्स को फैला रहा है। तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से लंग्स सिकुड़ते नहीं है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से लंग्स फैलते हैं, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो लंग्स को आपको एक्सपांड करना है, तो नीचे की तरफ तो डायफ्राम ने लंग्स को खींच लिया, अब चारों तरफ से भी वॉल्यूम बढ़ाना है, तो चारों तरफ जो लंग्स के इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो इंटरकॉस्टल मसल्स की अगेन डायफ्राम के लिए की तरह ऐसे हाथ रखो, ये आईसीएम की रिलैक्स्ड पोजीशन है, ठीक है। अब यहां पर भी सेम वही मैकेनिज्म है जो आपने नीचे देखा। अगर मैं इन मसल्स को ऐसे बाहर की तरफ ले जाऊंगी तो आपको लगेगा मैम ये तो फैल रही है मसल्स, नहीं, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिलैक्स पोजीशन ऑफ मसल्स। ये मसल्स जब बाहर की तरफ जाती हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, चारों तरफ है। जब आईसीएम चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो रिब्स है ना, रिब्स से अटैच होती हैं आईसीएम, रिब्स को भी खींचती है, इसीलिए नेचर ने रिब्स को इतना पतला, इतनी थिन बोन्स बनाया है कि रिब्स को थोड़ा सा आगे पीछे किया जा सके, ठीक है। तो जब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये इंटरकॉस्टल मसल्स का फैलना नहीं है, बाहर जाना यानी इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना। तो जब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी चारों तरफ से तो रिब केज विल बी लिफ्ट अप, रिब केज थोड़ा सा फैल जाएगा, सामने रिब्स किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से, हल्की सी स्टर्नम भी लिफ्ट अप, ठीक है। तो पूरा का पूरा थोरैसिक केज लिफ्ट अप हो गया, फैल गया। कब फैला, जब इंटरकॉस्टल मसल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब रिब केज और स्टर्नम का लिफ्ट अप होना, यानी चारों तरफ से लंग्स फैल गए। तो कितना उल्टा मैकेनिज्म है ना, इसलिए तुम गलती कर देते हो। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो भी लंग्स फैल रहे हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो भी लंग्स फैल रहे हैं। तो लंग्स को फैलाना यानी लंग्स को एक्सपांड करना यानी उनका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर मसल्स। यानी जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें एनर्जी खर्च होती है हमारी, क्योंकि मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यू नो तो एटीपी तो खर्च होगा ही होगा। आप मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, सीधी सी बात है। तो डायाफ्राम, इसलिए मैंने यहीं पर जब लेक्चर में पढ़ाया आपको यहीं पर डायग्राम में सब कुछ ऐड करवा रखा है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब नीचे की तरफ लंग्स का एक्सपांड होना, रिब्स एंड स्टर्नम का रेज होने का मतलब ये कब हुआ, जब आईसीएम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आईसीएम कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड अप हो गई है, कि रिब केज का साइज बढ़ गया है, ठीक है, रिब केज एक्सपांड हो गया है, रिब केज एक्सपांड हो गया है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। यूज नॉर्मल रिलैक्स्ड पोजीशन क्या है डायफ्राम की, डोम शेप। इस सब पे क्वेश्चन आया इसलिए इतना डिटेल में जाकर बता रही हूँ तुम्हें दोबारा से, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब डायफ्राम का फ्लैट हो जाना, फ्लैट पोजीशन इज द कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन ऑफ डायफ्राम, ये वाली पोजीशन इज द रिलैक्स पोजीशन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो जब ये वाले चेंज होंगे तो रिबकेज क्या हो गया, एक्सपांड हो गया, इसकी वजह से भी बट ऑब्वियस एक्सपांड ही हुआ, रिबकेज का ही पार्ट है डायफ्राम भी, ओके। तो एक्सपांड होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ थॉरैक्स क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो प्रेशर इनसाइड लंग्स, प्रेशर इनसाइड लंग्स डिक्रीज हो गया क्या, अगर अंदर प्रेशर कम है किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। तो एयर एंटरिंग लंग यानी हमने क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। इसीलिए बोलते हैं जब हम इनहेल करते हैं तो एक सकिंग, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, क्यों, क्योंकि लंग्स फैल रहे होते हैं। क्यों फैल रहे होते हैं, क्योंकि चारों तरफ जो मसल्स हैं वो सिकुड़ रही होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब हमारे लंग्स फैलेंगे तो चारों तरफ की मसल यानी नीचे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। और यहाँ भी एक और चीज ऐड कर लेना बच्चों, ये मैंने लेक्चर में थोड़ा डिटेल में बताया कि हमारी जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है ना उनकी 3 लेयर होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, मिडिल। तो उसमें से जो सबसे बड़ा भाई है एक्सटर्नल, उसके रहते छोटे भाई को किसी और को काम करने की जरूरत नहीं है। तो यूजुअली जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी एक्सटर्नल जो सबसे बड़ा भाई है एक्सटर्नल आईसीएम में ही चेंजेस होते हैं, इंटरनल को काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तब फिर इंटरनल को भी सपोर्ट करना पड़ता है। कैसे वो मैंने लेक्चर में समझा रखा है, यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगी, है नहीं वो एनसीईआरटी में, ठीक है। तो किसी को भी अब गड़बड़ होगा क्या, इनहेलेशन के मैकेनिज्म में याद रहेगा, और अगर इनहेलेशन याद है तो एक्सहेलेशन तो याद रहेगा ही रहेगा। एक्सहेलेशन में आपको एयर बाहर निकालनी है। अब जो आपने लंग्स को फैला रखा है, एक्सपांड कर रखा है, वापस लंग्स को नॉर्मल कर दो। नॉर्मल से छोटा नहीं करना, अभी फैले हुए हैं ना लंग्स, वापस नॉर्मल साइज में ले आओ। तो जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है उसको रिलैक्स कर दो।
अब देखो डायफ्राम रिलैक्स होने का मतलब ऊपर चला गया तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्टेड है, जिन्होंने रिब्स और स्टर्नम को लिफ्ट अप कर रखा है, उनको भी रिलैक्स कर दो। इंटरकॉस्टल मसल्स के रिलैक्स होते ही दे विल रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम करने के लिए मसल्स को रिलैक्स करना है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, वॉल्यूम कम करने का मतलब नॉर्मल लाने के लिए मसल्स को रिलैक्स करना है, ठीक है। तो मसल्स के ये हटा रही हूं मैं, ये आपने नोट कर लिया, आप इसी तरह से एनसीईआरटी में लिख कर रखेंगे, ठीक है। तो डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया। जब पूछते हैं कि जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो कौन सी शेप में होता है, डोम शेप में होता है। जब ये वाला क्यों हुआ, क्योंकि आईसीएम भी क्या हो गई, रिलैक्स हो गई है। कौन सी आईसीएम है, ये बड़ा भाई यानी एक्सटर्नल आईसीएम है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, लंग सिकुड़ गए यानी वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने का मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्या, वॉल्यूम कम तो प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज होते ही अंदर की एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ये कैसी एयर है, दिस इज CO2 रिच एयर, क्योंकि एल्वियोलाई ने एक्सचेंज किया। ये जो हम एयर एक्सेल करते हैं वो CO2 रिच एयर होती है, जबकि जो एयर हम इनहेल करते हैं वो सिंपली एटमॉस्फेरिक एयर होती है। जो एटमॉस्फेरिक एयर का कंपोजिशन है वही सेम एयर हमारे अंदर जाती है। नोज में कोई फिल्टर नहीं लगा कि सिर्फ O2 अंदर ले लो और CO2 बाहर निकाल दो, पूरी एयर अंदर जाती है, पूरी एयर बाहर निकलती है। जब एयर हमारे एल्वियोलाई में होती है तो वहां पर एक्सचेंज सिर्फ O2 एंड CO2 का होता है, बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, डन। अब मुझे नहीं लगता आप कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे, अब आराम। और हाँ, इसमें एक और चीज याद रख लेना, अगर तुमसे थोड़ा डिटेल में जाकर पूछ लें तो ये जो हमारे लंग्स की है ना, इसको बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। अभी कहा मैंने तुमको, ऊपर वाला पार्ट इंटीरियर कहलाता है ह्यूमन एनाटॉमी में, नीचे पोस्टीरियर। तो डायाफ्राम ने लंग्स की कौन सा वॉल्यूम चेंज किया, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज किया। और जो रिब केज, मतलब ये जो आईसीएम है, उसने क्या किया, उसने लंग्स को ऐसे फैला दिया ना, यानी उसने लंग्स को वैसे लैटरली तो नहीं फैलते, जनरली ऐसे आपने देखा होगा ब्रीदिंग करते वक्त आगे पीछे होते हैं, तो डॉर्सो वेंट्रली। तो ये वाला जो हमारा एक्सिस, अब यहाँ यूं तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकती, तो इसको यूं ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर तुम इसको वेंट्रल मान रहे हो, इस तरफ वेंट्रल मान रहे हो, इस तरफ डॉर्सल मान रहे हो, तो ये हमारी वेंट्रल डॉर्सल, डॉर्सो वेंट्रल या वेंट्रल डॉर्सल एक्सिस हो गई। जिस तरफ वर्टिब्रल कॉलम है वो डॉर्सल, ये रहा वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन, जिस तरफ रिब्स है वो वेंट्रल, बट ऑब्वियस, ठीक है, क्लियर है। सब कुछ एकदम लॉजिकल है बच्चों, बस आपने किस एंगल से आप चीजों को पढ़ रहे हो, कैसे सीख रहे हो, दैट मैटर्स। तो यहां पर आपसे पूछा है विच सीक्वेंस इज करेक्ट टू इनिशिएट इंस्पिरेशन। इनिशिएट करना है आपको इंस्पिरेशन, यानी इनहेल करना है, तो क्या करें हम। अच्छा, उसमें भी याद रखना, अगर डायाफ्राम भी दिया है ऑप्शन में और इंटरकॉस्टल मसल्स भी दिए हैं, तो शुरुआत हमेशा डायाफ्राम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गया। फिर हमारी एक्सटर्नल, बड़ा भाई एक्सटर्नल आईसीएम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ जाएगी, और इन सब की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज, अंदर प्रेशर कम तो सकिंग फोर्स क्रिएट होगा एंड विल इनहेल, ठीक है, हम एयर को अंदर ले लेंगे। तो यहां पर हो गया फोर्थ फिफ्थ, ये रहा फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, डन। नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन, क्या पूछा है भाई, एक्सपिरेशन अकर, एक्सपिरेशन यानी एक्सहेलेशन जब हम करते हैं तो देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। क्या, अब हर बच्चे को पता है जो देख रहा है सेशन की, नहीं मैम इन नेगेटिव प्रेशर तो इंस्पिरेशन के वक्त होता है। अभी तो जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो हम धक्का लगाते हैं ना एयर को बाहर निकालने के लिए, तो वो तो पॉजिटिव प्रेशर है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। रीजन दिया है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन अ डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। जब हम एक्सपिरेशन करते हैं, जब हम बाहर फेंकते हैं एयर को, तो वॉल्यूम कम करना है हमें, लंग्स को रिलैक्स करना है, तो यस यहां तक तो सही है। इट इंक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, बिल्कुल, अगर वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। विच फोर्सेस द एयर आउट फ्रॉम द लंग्स, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि असर्शन गलत है तो जल्दीबाजी में रीजन भी गलत कर दो, बहुत बार ऐसा होता है रीजन में जो स्टेटमेंट है वो एज अ स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पर असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, सो ऑप्शन सी, ठीक है, डन। नेक्स्ट नाउ, अच्छा यहां पर जो मैं तुम्हें कह रही हूं क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, पर चलो पहले पढ़ लेते हैं। वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद एडिशनल मसल्स।
जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वो मैकेनिज्म तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं फोर्सफुली, है ना, जैसे कई बार सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूल जाती है, हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, बोलते हैं डीप ब्रीथ करो, है ना, या टेंशन में होता है तब हमें कहते हैं कि डीप ब्रीथ करो, तो इसका मतलब हम ज्यादा वॉल्यूम अंदर ले रहे हैं और ज्यादा ही बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेशन को? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एडिशनल मसल्स की हेल्प से। ये एडिशनल मसल्स कौन सी हैं? इसका डिटेल मैकेनिज्म कुछ नहीं है तुम्हारी बुक में, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है तुम्हारी बुक में कि उसके लिए हमारी कुछ एब्डोमिनल मसल्स हेल्प करती हैं। तो ध्यान रखना, नो डाउट हमारे एब्डोमेन में अंदर तो सिंपली ऑर्गन्स हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, वहां तो कोई मसल्स है नहीं, बट जो हमारी एब्डोमेन की वॉल है, जो स्किन है, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू है, फिर उसके अंदर मसल्स भी हैं बच्चों, ठीक है, मतलब हमारी स्किन से चिपकी हुई जो मसल्स हैं, ये एब्डोमिनल मसल्स नो डाउट इसमें हेल्प करती हैं। वो कैसे करती हैं वो बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म है, और ना सिर्फ एब्डोमिनल मसल बल्कि वो जो एक्सटर्नल का छोटा भाई है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो भी मदद करती है, ठीक है। कैसे करती हैं, क्या करती हैं, उसके डिटेल मैकेनिज्म पर नहीं जा रही हूं मैं, बट यस एज अ स्टेटमेंट ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ, सबको पता है हमारी ब्रीदिंग रेट है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, तो दोनों ही सही हैं, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन ए, ठीक है, डन। देन अब आते हैं हम इस चैप्टर के एक और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पर, है ना, जो आपको बहुत सताता है, स्पायरोमीट्री। व्हाट इज स्पायरोमीट्री? यहाँ पे लिखा हुआ है स्पायरोमीटर का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे पल्मोनरी फंक्शंस को असेस करते हैं डॉक्टर्स। कोई भी अगर अस्थमा का पर्सन है, कोई भी सांस की बीमारी है, क्रॉनिक स्मोकर है, तो ये चेक करने के लिए कि उनके लंग सही से काम कर रहे हैं या नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें उनको सांस छोड़नी होती है डीप अलग अलग तरह से, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे रीडिंग्स आती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चों स्पायरोमीट्री, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पायरोमीटर। तो वो जो रीडिंग्स वहां पर आती हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, हमें पता है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या हैं, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज आ रही हैं या वो अफेक्ट हुई हैं, अगर कम आ रही हैं तो इसका मतलब लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इस स्पायरोमीट्री में एक्चुअली क्या चेक किया जाता है, कुछ वॉल्यूम्स और कुछ कैपेसिटीज को चेक किया जाता है। कैपेसिटीज तो वॉल्यूम को प्लस करके आ जाती है, तो मेनली हमको वॉल्यूम्स देखना होता है कि भाई ये वॉल्यूम कौन कौन से हैं। अब इसमें है ना, जो बच्चे अभी सब्जेक्टिव एग्जाम भी देंगे, जिनके अभी 11th के सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं हुए हैं, वो तो आपको थोड़ी सी इन सबकी डेफिनेशंस भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको वहां लिख कर आना होगा। बट अगर आपने लॉजिकली पढ़ा है, जो कि मैंने आपको लेक्चर में बहुत प्लीज जरूर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर तुमने नहीं स्पायरोमेट्री नहीं समझ में आती ना, कहीं पढ़ रखा है अच्छे से, तुम्हारे टीचर ने पढ़ा रखा है, वेल एंड गुड, कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन करो। बट अगर नहीं समझ में आती, एक बार जाओ वहां पर लेक्चर में, वहां पे देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट ही देख लो, मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह की हेल्प से समझाया है कि कैसे इन वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को तुम याद भी रख सकते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है। नीट में तो तुम्हें सिर्फ मेनली वैल्यूज पूछी जाती है, कभी कभार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो 4 में से एक सही ऑप्शन बताना होता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हमारा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब नॉर्मली जब हम एक बार इनहेल करते हैं ना बच्चों, तो हम 500 ml एयर अंदर लेते हैं। कितनी लेते हैं? 500 ml एयर अंदर लेते हैं और इतनी ही एयर बाहर निकालते हैं। और एंड नहीं कह रही मैं, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, 500 ml एयर अंदर लेते हैं, ऐसा नहीं कि 250 अंदर ली 250 बाहर निकाली, तो 250 प्लस 250 500 ml एयर ही अंदर लेते हैं और 500 ml एयर ही बाहर निकालते हैं। सो दिस इज कॉल्ड आवर टाइडल वॉल्यूम। अगर मैं तुमसे बोलूं 1 मिनट का टाइडल वॉल्यूम बताओ, ये तो एक सांस का, एक ब्रीथ का है ना, अगर 1 मिनट का टाइडल वॉल्यूम, ध्यान से पढ़ लेना, ऑप्शंस में दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम पूछा है तो 500 ml, 1 मिनट का टाइडल वॉल्यूम पूछा है तो तुम्हें पता है 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं ना, तो 12 से 16 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 into 5 दिस, 16 into 5 दिस, तो 1 मिनट का टाइडल वॉल्यूम क्या है हमारा? 6000 से 8000 ml। रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बस 500 ml रट लेना, बाकी वैल्यूज तुम्हें आ जाएंगी। देखो मैं अभी याद करा देती हूँ। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब कि आप जब आप डीप ब्रीथ करते हो तो कितनी एडिशनल एयर और अंदर ले सकते हो, तो नेचर ने हमें 5 गुना एयर अंदर लेने जितनी कैपेसिटी दी है, यानी हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है टीवी का 5 गुना। टीवी कितना है? 500 ml, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2500, ठीक है। और अच्छे और बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना चाहते हो तो 5 to 6 टाइम्स, 5 to 6 टाइम्स याद रख लो, 5 to 6 टाइम्स ऑफ टीवी, ठीक है। तो 500 ml का
5 गुना, हम 5 गुनी एयर जब जरूरत पड़े एडिशनली अंदर ले सकते हैं। तो हमारा IRV कितना है बच्चों, सीधे सीधे 2500 to 3000 ml, ठीक है। लेकिन जब हम डीप एक्सेल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितनी एयर अंदर ली उतनी बाहर निकाल दी आपने। भाई 500 ml तो आप नॉर्मली ले रहे हो, एडिशनली आप 2500 ml और ले सकते हो या 3000 ml और ले सकते हो, है ना। तो आप निकालोगे कितनी बाहर जब आप डीप फोर्सफुली एक्सपिरेट करोगे। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है आपका, वो सिर्फ 2 टाइम्स है टीवी का। ये कितना है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ टीवी। अगर आप 500 ml नॉर्मली बाहर निकाल रहे हो तो डीप ब्रीदिंग के वक्त आप 1000 से 1100 ml एयर बाहर निकालते हो, ठीक है। ये नेचर ने क्यों बनाया होगा कि भाई अगर डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं मतलब बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, तो इसका मतलब कुछ जितनी भी एयर आपने एडिशनली अंदर ली है वो भी थोड़े टाइम रहे लंग्स में। अगर वही उतनी ही आपने बाहर भी निकाल दी तो फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। इजीली याद रहेंगी ये वैल्यूज। देन एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम का सिंपली मतलब है कि जब आप फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर चुके हैं तो उसके बाद भी आपके लंग्स में कितनी एयर अंदर रह गई है, तो आपके लंग्स में रह जाती है लगभग वही सेम। रेजिडुअल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज ERV। अब आप इसको प्लीज ऐसे कैलकुलेट मत करना कि मैम डीप इंस्पिरेशन में हमने 2500 ml एडिशनली अंदर ली थी जबकि एक्सपिरेशन में हमने 1000 ml ही बाहर निकाली है, तो 2500 माइनस 1000 तो 1500 ml हुआ, फिर ये EQ है। ये ऐसे वाले कैलकुलेशन नहीं करना, इसके कुछ अलग लॉजिक्स होते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब डीप एक्सपिरेशन करने के बाद भी इतना वॉल्यूम तो लंग्स में हमारे रहेगा ही रहेगा, तो वो होता है लगभग ERV के बराबर। वहां 1000 से 1100 था, यहाँ 1100 से 1200 है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आप इनसे कैपेसिटी निकाल लो, बहुत आसान है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हुई हमारी बताओ। नॉर्मली हमने कितनी एयर अंदर ली थी, टाइडल वॉल्यूम जितनी, एडिशनली कितनी ली, IRV। तो दोनों को जोड़ दो, ये रहा 500 इसमें है, 2500 इसमें, या 500 इसमें है, 3000 इसमें, तो कितनी हो गई, लगभग 3000 से 3500 ml, है ना। कितना हो गया हमारा ये, लगभग 3000 से 3500 ml। आप ऐसे लिख भी सकते हो अपनी NCERT में। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या करें, नॉर्मली हम कितना बाहर निकालते हैं, टीवी, एडिशनली कितना बाहर निकालते हैं, ERV, तो इनको जोड़ दो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है ना, आप ध्यान से देखो, वो रेजिडुअल वॉल्यूम जैसी है, सिर्फ एक फर्क है। वहां पे कहा था कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपिरेशन, यहां पे कहा है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब हम नॉर्मली एक्सपिरेशन करते हैं ना बच्चों, तो हमारे लंग्स में हमेशा, ऐसा मत समझना कि 500 ml एयर हमने अंदर ली और 500 ml ही बाहर निकाल दिया और लंग्स खाली हो गए। कभी भी लंग्स खाली नहीं होते, एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएंगे। हमेशा एल्वियोलाई में कुछ एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो जब आप नॉर्मल एक्सपिरेशन भी करते हो तब भी आपके एल्वियोलाई में कि जो रिमेन रहता है वॉल्यूम, वो कहलाता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वो आपकी फंक्शनल कैपेसिटी है रेजिडुअल वाली, ठीक है। तो वो होता है ERV प्लस RV। इसके लिए हम क्या करें, RV तो पढ़ा ही है लंग्स में और साथ में ERV भी रह गया। मतलब भाई एक तरह से है ना, इसको तुम यूं समझो कि आपने इंस्पिरेशन तो डीप किया और उसके बाद एक्सपिरेशन नॉर्मल किया। तो अगर डीप इंस्पिरेशन किया तो आपकी बॉडी में क्या गया, आपकी बॉडी में बहुत सारी एयर गई, और आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन करा तो आपकी बॉडी में क्या क्या रह गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रह गया और रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रहता ही रहता है। तो दिस इज कॉल्ड FRC। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नो डाउट, थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता तो इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। देन वाइटल कैपेसिटी में क्या करो, वाइटल कैपेसिटी बहुत आसान है, इसमें इन तीनों को ऐड कर दो। इसमें टीवी तो एक बार ले लो और IRV और ERV इन तीनों को ऐड कर दो, ये आपकी क्या हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। और अगर मैं इन तीनों में रेजिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर दूं, यानी चारों वॉल्यूम ऐड कर दो, ये क्या है VC, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको स्पायरोमेट्री ध्यान में रखनी है। अब आप कर लो इस क्वेश्चन को। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है हमारा, रेजिडुअल वॉल्यूम था 1100 से 1200 ml, सबसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है यहाँ पर, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी कितनी आई थी, वाइटल कैपेसिटी में हमें जोड़ना पड़ेगा, हमारे पास वैल्यू नहीं थी, हमने टीवी, IRV और ERV को जोड़ा था ना, जरा जोड़ना। टीवी में 500 है,
IRV हम एक बार 2500 ले लेते हैं, 3000 भी ले सकते हो, एक ही बात है। ERV हम एक बार 1000 ले लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगी, तो लगभग 4000 यानी 4500, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है बच्चों। मैंने सबकी मिनिमम वैल्यू ली है क्या, फिर तो यही लो 4500, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है हमारा, टीवी का 5 गुना 2500 ml। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी में टीवी प्लस IRV करना है, यानी ये रहा 3500 ml। टीवी कितना है 500 और उसमें IRV 3000, तो 3500, 3000 से 3500 ml हो सकता है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में नो डाउट थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप देखो ना, क्योंकि एक रेंज है, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं। तो होपफुली कि इस क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस ना आए जहां पर 2 का आंसर सेम लग रहा हो आपको, ठीक है, तब तो ये आपसे हो जाएगा, वरना उलझ जाओगे। तो ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट एंड डी सेकेंड, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर आपको वैल्यूज पता है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है, सीधी सी बात है। सबसे कम टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा था रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था बच्चों, 2500, ये था 2500 से 3000, और ये हमने अभी कैलकुलेट की थी ना वाइटल कैपेसिटी 4000, या तो 4000 होगी या इससे भी ज्यादा 4500 ml होगी, तो ठीक है। फिर आरवी के बाद IRV आ गया। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था भूल गए, 1100 से 1200, ठीक है। अगर वैल्यूज पता है तो कर लोगे ये क्वेश्चन आप। टीवी यानी पहले, सबसे पहले ए के बाद बी, अच्छा ABCD है, सीधा सीधा ये लोग ABCD, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लेना, कहीं ABCD में तुम गलत मत करके आ जाना, ठीक है, डन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में आपको अगेन वही डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम अभी अभी हमने पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपिरेशन, तो ए को थर्ड से मैच कर ले। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन में लॉटरी क्वेश्चन हो तो मजा आ जाए, सबकी डेफिनेशन ही नहीं देखनी पड़े, एक की पता है हमें आंसर मिल जाएगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में हम क्या करें, इसको एक बार छोड़ दो तुम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या थी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ। वाइटल कैपेसिटी क्या हुई, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। मुझे इन दोनों में डाउट लग रहा है बच्चों, एक बार चेक करो, इन दोनों की डेफिनेशन चेक करो, क्योंकि इसमें भी इंस्पायर ही करना है, इसमें भी इंस्पायर करना है। तो यू हैव टू बी चेक कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद क्या है और फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद क्या है। हाँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, यस, तुम्हें ये चीज बताने के लिए। देखो, अगर तुमसे, एक मिनट, किसकी डेफिनेशन पूछी है तुमसे, एक तो वाइटल कैपेसिटी और एक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, आपने नॉर्मली एक्सपिरेशन किया तो उसके बाद आप कितनी मैक्सिमम एयर अंदर ले सकते हो, वही तो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी ना। तो इसलिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन अगर तुमसे पूछी है तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में तुम ये टिक नहीं कर सकते, देखो गड़बड़ हो जाता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में तुम ये टिक नहीं कर सकते, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में तुमको ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, दिस वन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन बिल्कुल इसके जैसी ही है। वाइटल कैपेसिटी में भी यही कहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन। सिर्फ फर्क क्या है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमें अगर चेक करनी है तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद चेक करेंगे, बट अगर वाइटल कैपेसिटी चेक करनी है तो फिर आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपिरेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बी को फोर्थ से मैच करेंगे, ठीक है, ये रहा बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। और ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, इसमें एक और चीज याद रखना कि वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन इज सेम एज आईसी, इसी तरह वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन इज सेम एज एक्सईसी, इसी के भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, देखो यहाँ पे और करके दूसरी डेफिनेशन भी लिखी होगी, लिखी है क्या, ये लिखी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, ये तो आईसी वाली डेफिनेशन हो गई। आईसी में नॉर्मल एक्सपिरेशन है, यहाँ फोर्स्ड एक्सपिरेशन है। या फिर आप इसे ऐसे भी डिफाइन करोगे वीसी को, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट। हम इसमें ईसी भी तो लेते हैं, तो हमें इसमें एक्सपिरेशन भी देखना है, तो कैन ब्रीद आउट यहां भी लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट, यहां पर वही नॉर्मल देखना है, और यहां पर फोर्स इंस्पिरेशन कि अगर हमने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया है उसके बाद
हम कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ब्रीद आउट कर सकते हैं, वो हमारी वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। इसीलिए कैपेसिटी इसकी डेफिनेशन वाला पार्ट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मतलब कितना भी समझा लो बट बहुत हाई चांसेस है कि नीट में आप इनकी डेफिनेशंस गलत कर दो। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, लॉजिकल पार्ट, दैट इज वेरी सिंपल, कि उसमें आपने को पता है कि किसमें ऐड करने से क्या आएगा, बट ये जिनकी डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, ये मुझे थोड़ा रट्टाफिकेशन टाइप ज्यादा लगता है। मतलब इतना समझ के तुम याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना प्लीज इनके लिए कोई ट्रिक्स याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए तो। वैसे नॉर्मली मैंने नीट में देखा है कि अगर स्पायरोमीट्री पे क्वेश्चन आता है तो वैल्यूज का क्वेश्चन आता है, या ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन आती है तो रेजिडुअल वॉल्यूम और एफआरसी की आती है, तो ये तो याद रखना ही रखना, बाकी सब सेकंड ऑप्शन तुम्हारे पास, ठीक है। डन। चलिए, तो ये आपका हो गया बच्चों खत्म। यहाँ पर कौन सा पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ब्रीदिंग वाला पार्ट हमारा हो गया है खत्म। अब इसमें हमारे दो ही पार्ट रह गए हैं बच्चों, ये जो इसके भाई फिफ्थ स्टेप तो हमें पढ़ना नहीं, अब जो 3 स्टेप्स है ना, उनमें से डिफ्यूजन वाला पार्ट भी एक साथ दिया है इन्होंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस की फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट अलग दिया है। तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार, और ये भी पूरा पढ़कर आओगे नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चन अटेंड करने से पहले। बहुत सिंपल है, फटाफट रिवीजन करके फटाफट इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड बाय।